Welcome to my dear student. So I will discuss you the story of village पालमपुर। तो ये पार्ट थर्ड होगा। अभी तक जिन्होंने पार्ट वन टू नहीं देखा है तो वो पार्ट वन टू देख लीजिए। देन आफ्टर दिस वीडियो वाचिंग, आप इसके बाद ये वीडियो देखेंगे तो आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो आई विल डिस्कस यू दी विलेज ऑफ पालमपुर was very well developed village, and its connectivity good for transportation, and it is a very well developed village. And it in this village have two primary schools, one high schools, one medical health care center run by government, one private health care center. 450 family live in a Palampur. 18% upper class belonged to upper class, and some scheduled caste live in Palampur corner. And upper houses have many houses and many big houses made by brick and cemented. And the SC caste have a very small houses made by mud and stone. सो आगे की टॉपिक में डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हम लोग देख रहे थे कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन इन लेट 1960, देखिए द ग्रीन रेवोल्यूशन इन द लेट 1916 introduced the Indian farmer to cultivation of wheat and rice using high yielding variety HYV of seeds compared to the traditional seeds. The HY seed promised to produce much greater amount of grain on a single plant. As a result, the same piece of land would now produce far larger quantities of food grains than was possible earlier. HYV seeds, however, needed plenty of water and also chemical fertilizer and pesticide to produce best result. तो बेटा यहाँ पे जो ग्रीन रिवोल्यूशन आया, कब आया? तो 1960 में आया। और वो कैसा रिवोल्यूशन था? तो वह आपके फार्मिंग में यूज करता है केमिकल का, यानी केमिकल पेस्टिसाइड इत्यादि का प्रयोग करके आपकी जो फसल है उसको क्या कर देता है, ज़्यादा पैदावार करता है। तो ये कब आता है? 1960 में। और इसमें जो बीज का जो नाम है HYV है, जिससे कि आपकी गेहूं और चावल की खेती करने के तरीके सिखाएंगे। जो परंपरागत बीजों की तुलना में HYV बीजों से एक ही पौधे से ज़्यादा मात्रा में अनाज पैदा होने की आशा थी। एज अ रिजल्ट, यानी इसके परिणाम स्वरूप ज़मीन के उसी टुकड़े में पहले की अपेक्षा कहीं अधिक अनाज की मात्रा पैदा होने लगी। यद्यपि अति उपज प्रजातियों वाले बीजों से अधिकतम उपज पाने वालों के लिए बहुत पानी तथा रासायनिक खाद तथा कीटनाशकों की ज़रूरत होती थी। अति उपज प्रजातियों वाले बीजों सिंचाई, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों आदि के संयोजन से ही संभव था। तो बेटा यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है 1916 के डेकेड में आप लोग जब ट्रेडिशनल से मॉडर्न फार्मिंग में आते हैं तो यूज chemical fertilizers and pesticide, and in same time you grow much production, यानी must farming, you grow better farming uses modern technology. In 1960 year of green revolution, ग्रीन रिवोल्यूशन में बेटा जो 1960 का जो डेकेड था, दशक था, उसमें वीट और राइस, चावल और गेहूं की फसल में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई। यानी एक ही पौधे में कई अनाज, यानी एक ही पौधे में कई दाने अनाज के होने लगे। तो उसमें जो हेक्टेयर में जो फार्मिंग होती थी उसमें
जो ट्रेडिशनल खेती होती थी उससे कहीं ज़्यादा 1960 में जो मॉडर्न फार्मिंग होने लगी उसमें बढ़ गया। तो ये चीज़ तो यहाँ बताया गया। फार्मर ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश वर द फर्स्ट टू ट्राई आउट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन इंडिया। द फार्मर इन दिस रीजन सेट up tubewells for irrigation and made use of HYV seeds, chemical fertilizer and pesticide in farming. Some of them brought from machinery like tractors and threshers, which made plugging and harvesting faster. They were rewarded with high yield of wheat. In Palampur, the yield of wheat grown from the traditional variety was 1300 kg per hectare. With HY seed, the yield went up to 3200 kg, 32 kg per hectare. There was a larger increase in the production of wheat. Farmer now had greater amount of surplus wheat to sell in the market. तो बेटा जहाँ एक समय में ट्रेडिशनल खेती करने पे हम लोग को 1300 किलो होता, तो वहीं अगर हम लोग ट्रेडिशनल से हट के मॉडर्न में आते हैं तो 3200 किलोग्राम, यानी 1300 किलोग्राम की जगह 3200 किलोग्राम, यानी क्या हो गया, एक तरह से 3 गुने के करीब आपकी क्या हो गई, यार्ड में क्या हो गई, प्रॉफिट हो गया। यानी आपके पास अब सरप्लस बच गया। सरप्लस क्या होता है, यानी आपके पास इतना ज़्यादा हो गया कि उसको आप मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो ये चीज़ें थी कि भारत में जो पंजाब है, हरियाणा है और पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों ने खेती के लिए मॉडर्न मेथड को अपनाया फार्मिंग में। इन क्षेत्रों में खेतों में जो इरिगेशन के लिए यूज़ किया गया ट्यूबवेल्स, नलकूप और HYV बीजों और केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड यानी कीटनाशक हो गया इन फार्मिंग। सम ऑफ देम ब्रॉड फ्रॉम मशीनें, और उनमें से कुछ ने ट्रैक्टर भी खरीद लिया, देखे लाइक ट्रैक्टर, थ्रेसर, विच मेड प्लबिंग हार्वेस्टिंग फास्टर, जो आपके कार्य को और तेज़ी से करने लगा, जिसमें जुताई और कटाई के काम में तेज़ कर दिया गया। उन्हें इनसे गेहूं के ज़्यादा पैदावार हुए। जहां परंपरागत खेती में 1300 किलोग्राम होता, तो वहीं अब 3200 kg पर हेक्टेयर हो गया। तो ये क्या हो गया, लार्ज इंक्रीज हो गया इन द प्रोडक्शन। सो लेट डिस्कस इन योर क्लासरूम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल क्रॉपिंग एंड मॉडर्न क्रॉपिंग मेथड। The following table show the production of wheat pulse in India after the Green Revolution in unit of million tons. Plot this on the graph. Was the Green Revolution equally successful for both the crop? Discuss and what is the working capital requirement by the farmer using modern family. तो बेटा मल्टीपल क्रॉपिंग क्या होता है, यानी मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब इन वन टाइम बोथ crop are sowing or growing in one field, that called multiple क्रॉपिंग। यानी मल्टीपल क्रॉपिंग में एक ही ज़मीन के टुकड़े पर कई तरह के अनाजों को उपजा देना मल्टीपल क्रॉपिंग होता है। दूसरा क्या कह रहा है कि आधुनिक में क्या कह रहा है, दी फॉलोइंग टेबल शो दी प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड पल्स इन इंडिया आफ्टर ग्रीन रिवोल्यूशन इन यूनिट मिलियन टन्स। आप लोगों ने देखा कि जो ये टेबल दी गई उसमें जो है ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद जो वीट, गेहूं और पल्स दाल में जो उत्पादन में करोड़ों टन इकाइयों को दिखाएगा, इसे एक आरेख बनाकर दिखाइए। क्या हरित क्रांति दोनों हुई फसलों के लिए समान रूप से सफल सिद्ध हुई? हाँ, आप कह सकते हैं हाँ, लगभग जो है। देखिए नीचे का जो डेटा है आप वीट और पल्स यानी गेहूं और दाल का देख सकते हैं कि यहाँ 10 है तो यहाँ 10 है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता चला गया है। तो ये चार्ट डिफरेंट है कुछ। और आगे कह रहा है कि व्हाट इज़ द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बाय द फार्मर यूजिंग मॉडर्न फैमिली। तो आधुनिक कृषि विधियों को अपनाने के लिए किसान के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी क्या है। कार्यशील पूंजी बेटा क्या होता है, यानी कार्य के लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। यू हैव टू मनी देन यू पे दी वर्किंग
इन फील्ड, यानी आपको पैसा होना चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा बेटा इधर, मॉडर्न फार्मिंग मेथड रिक्वायर्ड द फार्मर टू स्टार्ट विथ मोर कैश देन बिफोर। यानी अब पहले से ज़्यादा फार्मर के पास क्या होना चाहिए, पैसे होना चाहिए। क्योंकि आप इरिगेशन का सिस्टम यूज करेंगे तो ट्यूबवेल का यूज करेंगे, पानी ज़्यादा यूज करेंगे तो आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। ट्रैक्टर का यूज करेंगे तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा। फर्टिलाइज़र का, केमिकल फर्टिलाइज़र को मार्केट से परचेज करेंगे उसके लिए पैसा चाहिए। यानी अब आपको उपज पैदा करने के लिए ज़्यादा पैसा पैदा करने के लिए लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिएगा नेक्स्ट देखिएगा थर्ड जो है, विल दी लैंड सस्टेन। क्या भूमि यह धारण कर पाएगी? तो देखो, लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्सेज इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज। साइंटिफिक रिपोर्ट इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैव overused the natural resources waste in many areas. Green revolution is associated with the losses of soil fertility due to increased use of chemical fertilizer. Also, continuous use of groundwater for tube-well irrigation has led to the depletion of the water table. Environmental resources like soil fertility and groundwater are built up over year. Once destroyed, it's very difficult to restore them. We must take care for the environment to ensure future डेवलपमेंट एग्रीकल्चर। बेटा देखो, कोई चीज़ का प्रॉफिट होगा तो उसका लॉसेस भी होगा। यानी अब भूमि क्या है, एक नेचुरल रिसोर्सेस है और इसका यूज हम लोग बहुत ही केयरफुली तरीके से सावधानी पूर्वक करना चाहिए। जो साइंटिफिक रिपोर्ट से सिग्नल मिल रहा है वो कहते हैं कि जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं हम लोग फार्मिंग में, इससे जो नेचुरल रिसोर्सेज का ज़्यादा उपयोग हम लोग कर लेना है, जिससे जो हरित क्रांति यानी ग्रीन रिवोल्यूशन के कारण जो केमिकल का यूज कर रहे हैं उससे जो मिट्टी की फर्टिलिटी यानी उर्वरता कम हो गई है। इसके अतिरिक्त हम लोग जो इरिगेशन सिस्टम का यूज करते हैं यानी ज़्यादा पानी को यूज कर देते हैं, जिसके कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से जो अंडरग्राउंड वाटर लेवल है वो कम हो गया है। मिट्टी की फर्टिलिटी जैसे जो इन्वायरमेंटल रिसोर्सेस हैं वो कई वर्षों में बनते हैं। एक बार यदि नष्ट हो जाए मिट्टी की फर्टिलिटी तो उसको विकसित होने में यानी उसको यदि आपका अंडरग्राउंड वाटर आपका ख़त्म हो जाएगा तो आपकी जो सॉइल है उसमें जो ह्यूमिडिटी ख़त्म हो जाएगी, नमी ख़त्म हो जाएगी, जिस कारण आपकी लैंड क्या हो जाएगी बेटा, बैरन हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। तो इसलिए साइंटिफिक मेथड कहता है कि अब जो है आपको ट्रेडिशनल फार्मिंग भी करना चाहिए, क्योंकि मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करेंगे तो आपकी जो इन्वायरमेंटल है और अंडरग्राउंड वाटर है ये सब क्या हो जाएगा, ये सब का लॉसेस हो जाएगा। और एक बार ये सब लॉस हो जाएंगे तो इसको बनने में क्या लगता है, बहुत सालों का, लाखों समय लग जाता है। नेक्स्ट देखिएगा बेटा, जो सजेस्ट एक्टिविटी आफ्टर रीडिंग द फॉलोइंग रिपोर्ट फ्रॉम न्यूज़पेपर मैगजीन, राइट अ लेटर टू द एग्रीकल्चर मिनिस्टर इन योर वर्ल्ड टेलिंग हिम हाउ द यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर कैन बी हार्मफुल। तो अखबार पत्रिकाओं में दी गई रिपोर्ट पढ़ने के बाद आप कृषि मंत्री को यह बताएं, अपने शब्दों में एक लेटर लिखें कि कैसे रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हानिकारक हो सकता है। यानी केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज भी क्या है, वेरी हार्मफुल, ऐसा आप लोग जो है एग्रीकल्चर मिनिस्टर से बताएंगे। तो देखो बेटा आगे का देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे देख चलते हैं। तो ये आपका जो दिख रहा है बेटा, ये आपको जो दिख रहा है, ये आपको जो दिख रहा है बेटा, ये है पालमपुर गांव में कृषि भूमि का वितरण, यानी डिवाइडेशन है, इतने टुकड़े में बटी है। तो हम लोग क्या देखते हैं, इधर देखिए, सॉइल फ्रॉम लॉन्ग दे में स्केप फ्रॉम द सॉइल एंड पोल्यूटेड ग्राउंड वाटर, रिवर्स, लेक्स, केमिकल फर्टिलाइजर कैन आल्सो kills bacteria and other microorganisms in the soil. This means some time after they are used, the soil will be less fertile than ever before. Sources down to earth. New
the consumption of chemical fertilizer in Punjab is highest in the country. The continuous use of chemical fertilizer has leads to degradation of soil health. Punjab farmers are now forced to use more and more chemical fertilizer and other inputs to achieve the same production level. This means cost of cultivation is rising very fast. द ट्रिब्यूनल चंडीगढ़। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो केमिकल फर्टिलाइज़र हम लोग जो रासायनिक खाद का उर्वरक का प्रयोग करते हैं वो पानी में घुल जाते हैं और पौधों को तुरंत उपलब्ध जाते हैं, लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक क्या नहीं कर पाती है, मिट्टी इसे लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती। वह मिट्टी से निकल कर जो अंडरग्राउंड वाटर है, नदियाँ हैं, रिवर्स हैं, लेक्स हैं, पाउंड्स हैं, तालाब हैं को प्रदूषित कर देते हैं। और जो केमिकल हैं ये जो है उर्वरता क्षमता यानी फर्टिलिटी मिट्टी में उपस्थित जीवाणु जो होते हैं आपके मिट्टी में जो होते हैं खेतों में केचुए जो आप लोग देखा होगा, और छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो आपके लिए खेती के लिए अच्छे होते हैं, उनको क्या कर दिया जाता है, कीटनाशक का प्रयोग करके पेस्टिसाइड का यूज़ करके इन लोगों को क्या कर दिया जाता है, ख़त्म कर दिया जाता है। इसका अर्थ है कि उनके प्रयोग से कुछ समय बाद मिट्टी पहले की तुलना में अब कम उपजाऊ रह जाएगी। और देश में जो रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग कहाँ होता है, तो पंजाब में होता है। रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग से बेटा मिट्टी की गुणवत्ता को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। और पंजाब के किसानों को पहले का उत्पादन स्तर पाने के लिए अब अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों और आघातों का प्रयोग करना पड़ता है। इसका मतलब है कि वहाँ खेती की लागत बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। यानी अब आपको मोर प्रोडक्शन के लिए मोर मनी वांट, इफ़ यू मोर प्रोडक्शन देन यू हैव टू मोर मनी, more water irrigation, much water, much fertilizer, much pesticide। यानी आपको एक तरह से अब ज़्यादा पैसे खर्चा करना पड़ेगा मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए, क्योंकि अब जो सॉइल है उसका जो है फर्टिलिटी कम हो रही है तो वो ज़्यादा पानी सोखेगी, जिससे क्या होगा, अंडरग्राउंड वाटर ख़त्म हो जाएगा, नदियों का पानी ख़त्म हो जाएगा, तालाबों का पानी ख़त्म हो जाएगा, जिसका कारण क्या होगा कि अब पंजाब के किसानों को अब ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ेगा। तो ये था। नेक्स्ट देखिएगा फोर्थ पॉइंट बेकार देखो, हाउ इज लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर ऑफ पालमपुर। यू मस्ट हैव रियलाइज हाउ इम्पोर्टेंट लैंड is for farming. Unfortunately, not all the people engaged in agriculture have sufficient land of cultivation in Palampur. About 1/3 of the 450 family and landless 150 family, most of them Dalit have no land for cultivation। तो बेटा 450 का अगर हम लोग 1/3 निकालेंगे तो 150 ऐसे दलित लोग हैं जिनके पास लैंडलेस हैं, और 450 में 350 के पास इतनी ज़्यादा लैंड है कि वह खेती क्या करते हैं, नहीं कर पाते हैं। आपने ये जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। यानी आपको फार्मिंग करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले लैंड होना चाहिए, फार्मिंग के लिए एक खेत होना चाहिए। दुर्भाग्यवश खेती में काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर में 450 परिवारों में लगभग 1/3 यानी 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांश दलित हैं। यानी दलित हैं तो उनके पास ज़मीन नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, 240 फैमिली कल्टिवेटेड स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर इन साइज। कल्टिवेशन ऑफ सच प्लॉट डज नॉट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम टू द फार्मर फैमिली। तो बेटा इसमें देखा कि बाकी परिवारों में से 240 परिवार जो है, यानी 450 में से बेटा जो 250 है ये बहुत ज़्यादा इनके पास लैंड है, और 150 जो है ये दलित हैं तो इनके पास जो लैंड है ये कम है, तो दलितों के पास लैंड कम है। और ये जो 250 परिवार है ये अपर क्लास से बिलोंग करता है, और इनके पास जो है आधे से ज़्यादा लैंड है जिसका प्रयोग ये लोग नहीं कर पा रहे हैं, और दलित के पास लैंड कम है। तो देखो 2 हेक्टेयर, बाकी परिवार 240 जिनके पास भूमि है 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़े पर खेती करते हैं। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवारों की पर्याप्त आमदनी नहीं होती है। यानी 2 हेक्टेयर पर आप फार्मिंग करेंगे तो आपको ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट देखिएगा क्या कह रहा है,
In 1916, Govind was a farmer with 2.25 hectares of largely unirrigated land. With the help of three sons, Govind cultivated the land. Though they did not like life very comfortable, the family managed to fill itself with a little bits of extra income for one buffalo that the family possesses. Some year after Govind's death, this land was divided among his three sons. Each one now has a plot of land that is only 0.75 hectare in the size. Even with improved irrigation and modern farming method, Govind's sons are not able to make a living from their land. They have to look from additional work during part of the year. तो यहाँ देखिए कि 1960 में जो कृषक हैं गोविंद, वो बहुत ही कम भूमि है, 2.25 हेक्टेयर से अधिक इरिगेटेड वाली जो है असिंचित भूमि है, यानी क्या है, अनइरिगेटेड है, यानी वहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है। गोविंद अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता है। यद्यपि वह बहुत आराम से नहीं रह रहे हैं, यानी उनका जो लाइफ लिविंग है अच्छा से नहीं बीता, लेकिन परिवार में अपनी एक भैंस होने के कारण कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा कर लेते हैं। यानी जो भैंस है उनके पास, बुफैलो है, तो उससे दूध दूध बेच कर अपना गुजारा कर लेते हैं बेटा। गोविंद की मृत्यु के बाद, आफ्टर द डेथ ऑफ गोविंद, अब जो भूमि है पार्टीशन हो जाएगा, और उनके जो 3 पुत्र में पार्टीशन होने के बाद प्रत्येक पुत्र के पास 0.75 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा जाएगा। परंतु अब बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद के बेटे अपनी ज़मीन से गुजारा नहीं कर पा रहे हैं। वर्ष के कुछ भाग में उन्हें कुछ अतिरिक्त काम भी ढूंढना पड़ता है। तो बेटा देखो, फार्मिंग क्या है, फार्मिंग एक सीजनी मतलब कार्य है, यानी अक्टूबर से दिसंबर हो गया, रेनी सीजन में हो गया, बाकी के ये जो समय बचते हैं 6 महीने के, इसमें ये लोग कुछ ना कुछ वर्क ढूंढते रहते हैं, क्योंकि उनको भी गुजारा भत्ता करने के लिए पैसा चाहिए। You can see the large number of small plot scattered around the village in the picture. They are cultivated by the small farmer. On the other hand, more than half the area of the village is covered by plots that are quite large in the size. In Palampur, there are 60 families of medium and large farmers who cultivated more than 2 hectares of land. A few of the large farmers have land extending over 10 hectares or more. तो बेटा जो चित्र में हम लोग देखे हैं, जो इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि गांव के चारों ओर बिखरी हुई भूमि के छोटे छोटे टुकड़े को देखेंगे। इन पर छोटे छोटे किसान जो हैं, फार्मर जो हैं, खेती करते हैं। ये जो आप लोग लैंड देख रहे हैं, इसमें जो बेटा ये छोटे छोटे एरिया में लैंड जो लेस कि फार्मर है, वो छोटे छोटे एरिया में अपने क्या कर रहे हैं, फार्मिंग कर रहे हैं। तो ये सब छोटा छोटा खेत का टुकड़ा है, इसमें ये छोटे छोटे जो है फार्मिंग कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, इन पर छोटे छोटे किसान खेती करते हैं। दूसरी ओर गांव के आधे से ज़्यादा क्षेत्रों के पास काफ़ी बड़े हैं। देखो बेटा, अब यहाँ पे जो टुकड़ा है ये छोटा छोटा है, वहीं देखेंगे आप यहाँ का जो है टुकड़ा बड़ा बड़ा है। तो कुछ के पास बड़ी ज़मीन है, कुछ के पास छोटे छोटे टुकड़े, यहाँ देखिए और छोटा छोटा हो गया है। तो ये है किसान, छोटे की किसान खेती करते हैं। दूसरी ओर गाँव के आधे से ज़्यादा क्षेत्र में काफ़ी बड़े आकार के प्लाट हैं। पालमपुर में मझोले और बड़े किसानों के 60 परिवार हैं जो 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करते हैं। कुछ बड़े किसानों के पास 10 हेक्टेयर इससे अधिक भूमि है, यानी ये 10 हेक्टेयर से अधिक बड़ी भूमि है। तो आओ बेटा आगे डिस्कस करते हैं। ये चीज़ें आप लोग ने समझ लिया, आगे देखिए बेटा। ये पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर आप लोग देख रहे हैं कि कैसे जो है खेतों पे कार्य हो रहा है, गेहूं की फसल हो रही है, कटाई हो रही है, बीज हो रहा है, पेस्टिसाइड का छिड़काव हो रहा है, मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल विधियों से फसलों की जुताई हो रही है। अब देखो बेटा कहाँ से हो रहा है, मॉडर्न कहाँ पे है, ये मॉडर्न है फार्मिंग, ये ट्रेडिशनल है यानी ओल्ड। यहाँ बैलों से जोता जा रहा है, यहाँ देखिए वर्कर ज़्यादा लगे हैं। यहाँ हाथ से कीटनाशक का यूज हो रहा है, यहाँ मशीन से हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए बैलों से हो रहा है, तो यहाँ ट्रैक्टरों से हो रहा है। तो वर्क ऑन द फील्ड, बीट क्रॉप्स, प्लगिंग बाई बुलॉक्स, यानी क्या कर रहे हैं, अपने जो है बुल ऑक्स से सोइंग कर रहे हैं, स्प्रेइंग कर रहे हैं। इंसेक्टिसाइड कल्टीवेशन बाय ट्रेडिशनल मेथड,
कल्टीवेशन ऑफ द मॉडर्न। तो लेट्स डिस्कस इन द पिक्चर 1.5 कैन यू सेड द लैंड कल्टिवेटेड बाय द स्मॉल फार्मर। चित्र में देखिए कि क्या तुम छोटे किसानों द्वारा खेती में प्रयुक्त भूमि को छायांकित कर सकते हो। वाई डू सो मेनी फैमिली ऑफ फार्मर कल्टिवेटेड सम स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड। किसानों के इतने अधिक परिवार भूमि के इतने छोटे प्लाटों पर क्यों खेती करते हैं? क्योंकि उनके पास लैंड कम है। नेक्स्ट कह रहा द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फार्मर इन इंडिया एंड द अमाउंट ऑफ लैंड दे कल्टिवेटेड इज गिवन इन द फॉलोइंग ग्राफ 1.1 डिस्कस इन द क्लासरूम। अब इसमें देखिए कि भारत में किसानों द्वारा उनके खेती में प्रयुक्त भूमि का विवरण दिया गया है। इसकी कक्षा में चर्चा करें। तो आप लोग चर्चा करेंगे कि कल्टीवेटेड एरिया ये है, और इसमें देखे जाएंगे छोटे कृषक जो 2 हेक्टेयर से कम हैं, अब मझोले जो 2 हेक्टेयर से अधिक हैं। तो ये जो बड़े हैं ये हैं, छोटे वाला ये पार्ट है आपका, और ये सब चीज़ें हैं। और नेक्स्ट देख लेते हैं, टॉपिक पे आ जाइए, डिस्कस कर लीजिएगा। वुड यू एग्री दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्टीवेशन लैंड इन अनइक्वल पालमपुर डू यू फाइंड अ सिमिलर सिचुएशन ऑफ इंडिया। तो क्या आप इस बात से सहमत हैं, आर यू एग्री दैट द पालमपुर में जो कृषि भूमि का वितरण असमान है, लैंड इन इक्वल इन पालमपुर, सो डू यू फाइंड अ सिमिलर सिचुएशन ऑफ इंडिया एक्सप्लेन। क्या भारत में भी ऐसी स्थिति है? हाँ है। आगे देखिए 5th पॉइंट देख लेते हैं, हु विल प्रोवाइडेड द लेबर। श्रम की व्यवस्था कौन करेगा? तो आफ्टर लैंड लेबर इन द नेक्स्ट नेसेसरी फैक्टर ऑफ आवर प्रोडक्शन फार्मिंग रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। स्मॉल फार्मर along with their families cultivated their own field, thus they provided the labor required for family themselves. Medium and large farmer hire farm labor to work on their field। तो भूमि के पश्चात श्रम उत्पादन का दूसरा आवश्यक कारक है। खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है, तो छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में श्रम कार्य करते हैं। इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही कर लेते हैं, और मझोले बड़े किसान अपने खेतों में काम कराने के लिए दूसरे श्रमिक को हायर कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें अपने कक्षा में डिस्कस करिएगा, अपने ग्रुप में डिस्कस करिएगा कि आप लोगों में से किन के पास, जो परिवार के पास ज़्यादा भूमि है, तो वो लेबर से कार्य कराते हैं कि खुद करते हैं। लेट्स डिस्कस में देख लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं कि आइडेंटिफाइड द वर्क बीइंग डन ऑन द फील्ड ऑन इन द पिक्चर 1.6 अरेंज देम इन प्रॉपर सीक्वेंस। आप लोग देख रहे होंगे जो पिक्चर दिख रहा है इसमें एक प्रॉपर वे में जो है फार्मिंग हो रही है, यानी एक तरफ मॉडर्न हो रही है, एक तरफ क्या हो रहा है, जैसे इधर मॉडर्न हो रही है, इधर मॉडर्न हो रही है, एक तरफ इधर ट्रेडिशनल ओल्ड मेथड यूज कर रहा है, इधर ओल्ड मेथड को यूज कर रहा है। तो ये चीज़ों पर आप चर्चा कीजिएगा। नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, फार्मर लेबर कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिली और फैमिली कल्टिवेटिंग स्मॉल लॉट्स ऑफ लैंड अनलाइक फार्मर फ्रॉम लेबर डू नॉट हैव राइट ओवर द crop grown on the land. Instead they are paid wage by the farmer for whom they work. Wage can be in case or in kinds. Example crop, sometime labor gets meal. Also wage vary widely from region to region, from crop to crop, from one farm to activity to another, like sowing and harvesting. There is also wide variation in the duration of employment। तो बेटा यहाँ तक चीज़ें हम बता देना, इसके बाद आगे वाला वीडियो में इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हम कहानी को बता देते हैं कि खेतों में काम करने के लिए जो श्रमिक तो भूमिहीन परिवारों से आते हैं या बहुत छोटे प्लाटों में खेती करने वाले परिवारों से हैं। खेतों में काम करने वाले श्रमिकों की उगाई गई फसल पर कोई अधिकार नहीं होता है जैसे कि किसानों का होता है, बल्कि उन्हें उन किसानों द्वारा मजदूरी मिलती है जिनके लिए वे काम करते हैं। मजदूरी क्या है? नगद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में भी हो सकती है। कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरी फसल और खेत में एक से दूसरे किसी कार्य जैसे बुआई और कटाई के लिए अलग अलग होती है। रोजगार की अवधि में भी बेटा काफ़ी भिन्नताएँ हैं। खेतों में काम करने वाले श्रमिक या तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं या उन्हें कार्य विशेष जैसे कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जाता है। तो ये सब चीज़ें हो गए। आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको इस पे हम और चर्चाएँ करेंगे।
और इस टॉपिक को क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो प्लीज़ रीड द केयरफुली दिस वीडियो एंड नो दैट। थैंक यू।